नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं जो हमें सत्र 2024-25 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से प्राप्त हुई है, इसके हम अध्याय 1 परिमेय संख्या से लेकर अध्याय 13 आलेखों से परिचय तक सभी पाठों को बारी बारी से देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 4 देखते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। ये पाठ के कुछ समान से निर्देश दिए हुए हैं, किसको क्या करना है। जैसे माध्य कैसे निकालना है। माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस प्रकार सभी प्रेक्षणों का योग करके जितने प्रेक्षणों की संख्या लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ बटे में 10 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करना है। जैसे फिर नीचे दिया गया है, क्या दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच वाले मान उनका माध्यक होता है। ठीक है, माध्यक कैसे निकालेंगे ये बता दिया है। जैसे हमने 3 इधर के छोड़े, 3 इधर के छोड़े और छूट जाएगा, एक यहाँ का 4 लिए, एक ये 4 लिए। ठीक है, तो मध्य में क्या आ गया, ये 7 और 8 आ गए। ठीक है, मध्य में 7 और 8 आ गए, तो 7 + 8 करके जितनी संख्या ली है उसके बटे में 2 कर देंगे, तो ये माध्यक निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। वर्ग अंतराल पूछता है, वर्ग अंतराल कैसे निकलता है। तो वर्ग अंतराल क्या है, जब आंकड़े ज़्यादा होते हैं तो समूह में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह को एक वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है। जैसे वर्ग अंतराल में देखिए 10 और 20 में से 10 निम्न वर्ग सीमा और 20 उच्च वर्ग सीमा कहलाती है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे कैसे हल करना है। हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरना है। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख निरूपण है। देखिए, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। आगे हम इसको देखेंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी पे हमको घेरा लगाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, चित्रालेख कहलाता है। ये भी हम आगे देखेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी पे आपको गोला लगाना है। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। ठीक है, 2 आने की प्रायिकता है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, तो देखिए जब हम किसी पासे को फेंकेंगे तो पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। या तो एक बार फेंकेंगे तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6 आएगा। लेकिन यहाँ फेंका जाने पर 2 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल घटना क्या हो जाएगी इसमें, 2। ठीक है, और पासे में कितनी कुल घटना कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। तो कुल घटना हो जाएगी इसकी 6, तो 1/6। ये फार्मूला आप याद रखना प्रायिकता निकालने का, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। ठीक है, तो 1/6 कहाँ पर दिया है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए पे हमको गोल लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है आपको। ठीक है, देखिए जब हम एक सिक्के को फेंकेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन ये चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, 1 है ना। चित्त ही है ना, चित्त एक ही बार आएगा, चित्त 1 आएगा है ना। और चित्त और पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2। कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 मतलब बी पे हमको घेरा लगाना है। ठीक है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, याद रखना फार्मूला को आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है, यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है। यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल की न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है,
इसको हम देखते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए पहले ऑप्शन में दिया है एक हरा, दो हरे हो गए, एक लाल एक पीला, तो ये न्याय संगत नहीं है प्रायिकता के अनुसार। ठीक है, इसमें देखिए एक हरा दिया है, दो हरे दिए हैं, ठीक है, और दो लाल दिए हैं, लेकिन दो नीले नहीं दिए हैं, तो ये भी न्याय संगत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे लाल देखिए एक और एक दो, ठीक है, हरा देखिए हरा एक ही दिया है, नीला देखिए दो दिए हैं, लाल देखिए दो दिए हैं, तो ये भी न्याय संगत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें हरा एक है और दो हरे हैं, दो लाल हैं, दो नीले हैं, ठीक है, तो ये न्याय संगत है, इसमें दो दो सारी चीज हैं, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा और डी पे हमको गोला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और 3 पीले गेंदे हैं। ठीक है, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, प्रायिकता का फार्मूला आपको पता है क्या है, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। तो देखिए इसमें लाल गेंदे दी हैं अपने को, कितने दी हैं 5 गेंदे हैं, और पीली गेंदे दी हैं 3 गेंदे, तो टोटल कितनी गेंदे हो गई अपने पास, 8 गेंदे हो गई। अब प्रायिकता का फार्मूला हमने लगा दिया, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना। अब लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है, तो लाल गेंद कितनी है 5, तो 5 और कुल गेंदे कितनी हैं 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब एक पासा को फेंका जाता है, देखिए पासा को फेंकते हैं, पासे में हमने बता दिया पासा कैसा रहता है। ठीक है, ये पासा बन गया। ठीक है, इसमें अंक रहते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, ऐसे 1 से लेकर 6 अंक तक रहते हैं पासे में। ठीक है, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी देखिए पासे में अंक दिए होते हैं ये, है ना, तो 5 से बड़ी देखिए क्या होगी, 5 से बड़ी 6। ठीक है, 5 से बड़ी क्या हो जाएगी 6। ठीक है, और 5 से बड़ी एक संख्या लिखना है, तो 5 से बड़ी क्या हो जाएगी 6। देखिए ये देखिए 5 से बड़ी हो जाएगी, 5 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6, मतलब अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी इसमें 1। 5 से बड़ी कितनी है, सिर्फ 1 है, तो 1 हो जाएगी, और कुल घटना कितने हैं, पासे में 6 अंक है, तो 1/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 1/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ी एक ही संख्या है, तो अनुकूल घटना हो जाएगी 1 और कुल घटना हो जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता। देखिए 5 से बड़ी क्या होती है 6 होती है, लेकिन 6 को नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको मिलाना है 1 2 3 4 और 5 को, है ना, 6 को मना कर रहा है, तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी आपके पास 5, तो 5 हो जाएगी, और कुल घटना तो आपको पता है कितनी है 6 है, तो 5/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की प्रायिकता। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर कौन सी है, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 1 है ना, तो 1/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब सब संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, देखिए सम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, देखिए इसे समझ लीजिए, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए सम संख्या कौन कौन सी है, 1 से 6 के बीच में 2 है और 4 है और 6 है। ठीक है, ये सम संख्या है, सम संख्या जिसमें स्वयं का भाग चला जाए या 2 का भाग चला जाए, है ना, उसका और 2 का भाग चला जाए। ठीक है, तो 3 है, तो इसकी अनुकूल घटना हो जाएगी 3। ठीक है, अनुकूल घटना हो जाएगी 3, और कुल घटना तो 6 है, तो 3/6 को काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस बार इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए यहाँ पर दिया है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दी है, ये दी है ना 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, और शैक्षिक वर्ष दिया है 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, है ना। ठीक है, इसके अपन प्रश्न उत्तर देखते हैं, निम्न दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख से अलग अलग शैक्षणिक वर्ष में
कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, किस वर्ष में, यहाँ पर ही देखते हैं, है ना, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। देखिए विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम कहाँ पर है, सत्र 2000 सॉरी सेकंड नंबर का प्रश्न रह गया अभी, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई है, देखिए यहाँ 100 थे, यहाँ 200 हो गए, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ 100 की, यहाँ 200 था, यहाँ 250 हो गए, यहाँ कितने की वृद्धि हुई, 50 की, यहाँ 250 से 350 की, 300 से 350 की। तो अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई है, 100 से 200, मतलब 2004 और 5 में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको 2005, 4 और 5 लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। देखिए अधिकतम कहाँ पर है, ये देखिए अधिकतम 350 बच्चे हैं 2017, 7 और 8 में, तो आपको यहाँ 17, 2007 और 8 लिखना है। ठीक है, बताइए कि सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या में दुगनी है। देखिए दोगुनी बोला है ना, 4-5, देखिए 4-5 में देखिए आप कितने विद्यार्थी हैं, वो सॉरी 5-6 में विद्यार्थी 250 हैं, ये देखिए 250 हैं। ठीक है, और सत्र 2003-4 में कितने हैं, 100 हैं। तो दोगुनी है क्या ये, 100 से दोगुना होता तो 200 होता, ये 250 है, दोगुना से अधिक है, तो यह कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसके आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए रेड कलर में दिया है 2005-6 और ब्लू कलर में दिया है 6-7, है ना। तो सत्र दिए हुए हैं और क्या दिया है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हैं इस साइड में। देखिए किसी वर्ष, जैसे गणित का ये विषय है, गणित में 2005-6 में अच्छे अंक प्राप्त किया, कम अंक प्राप्त किया, और 2006-7 में उसने सुधार किया तो अच्छे अंक आ गए। ठीक है, इस प्रकार ये आरेखित दंड आलेख दिया हुआ है। इसके प्रश्न देखते हैं, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई। तो इस दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्ष में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। 2 शैक्षिक वर्ष में एक विद्यार्थी के द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। देखिए सबसे अधिक सुधार हुआ है किस विषय में, गणित में। 2005-6 में कम था और उसके बाद में अगले सत्र में ये बहुत ऊंचा चला गया। तो सबसे अधिक सुधार कहाँ पर हुआ है, गणित में। ये देखिए आरेख में कहीं पर भी इतना सुधार नहीं दिया है जितना सुधार यहाँ दिया है गणित विषय में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो देखिए गिरावट कहाँ पर आई है, ये देखिए यहाँ पर आई है अंग्रेजी विषय में। पहले सत्र में ठीक था, दूसरे सत्र में गिरावट आ गई। ठीक है, ये ग्राफ जो बना है, तो अंग्रेजी इसका राइट आंसर जाएगा। किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा। तो देखिए यहाँ पर समान हिंदी में रहा। ये देखिए एक वर्ष में भी उतना ही था, दूसरे वर्ष में भी उतना ही था, तो आप लिखेंगे हिंदी में समान रहा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। ये वर्ष दिया है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। इसमें उत्पादन कितने टन हुआ, 2001 में 45 लाख टन, 2002 में 38 लाख टन, 2003 में 60 लाख टन, 2004 में 62 लाख टन, 2005 में 80 लाख टन। ठीक है, ये उत्पादन दिया है तो इसको हमको ग्राफ में इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसे देख लें, आप इसी प्रकार से इसको बना लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दिया है, किस छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। ये भाषा दी है, हिंदी जैसे 40 विद्यार्थी बोलते हैं, अंग्रेजी 25, मराठी 15, तमिल 10। ये टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 90। ठीक है, इसको हमने पाई चार्ट द्वारा बनाए। कैसे बनाए, ये देखिए हमने इसमें लिखना है भाषा संख्या संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण निकालना है। जैसे हिंदी 40 दी है संख्या, ठीक है, इसका संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा, संपूर्ण भाग कैसे निकालेंगे, 40 बटे कुल 90, है ना। तो 1 0 से 1 0, तो ये आ गया 4/9। अब 4/9
इसका संपूर्ण भाग आ गया। अंग्रेजी का देखिए 25 है, 25 लोग बोलते हैं, 25/90, 5/18 आ गया। मराठी का 15 है तो 15/90 मतलब 3/18। इसको काटेंगे पीटेंगे तो है ना। तमिल 10 है तो 10/90 तो 1/9 आ गया। इसका केंद्रीय भाग कैसे निकालेंगे, संपूर्ण का भाग गुणित 360, तो ये केंद्रीय कोण निकल जाएगा। इसका केंद्रीय कोण 160 निकल गया, इसका 100 निकल गया, इसका 60 निकल गया और इसका 40 निकल गया। इस प्रकार आप इसको करके देख के लिख लें। ठीक है, ये केंद्रीय कोण निकल गया। केंद्रीय कोण निकालने का फार्मूला बता दिया हमने, है ना, संपूर्ण का भाग गुणित 360। अब ये बोल रहा है कि इसको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो देखिए हिंदी जो है 160 अंश का कोण बना दिए हमने, फिर इसी भुजा से हमने 100 अंश का कोण बना दिए, इसी भुजा से हमने 60 अंश का कोण बना दिए और ये बचा 40 अंक का। तो यहाँ पर तमिल में 40 अंक का बना के हमने पाई चार्ट बना के दिखा दिए। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 12, 672 विद्यार्थियों की स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये दिया जैसे पैदल 80 अंश, साइकिल 90, कार 70 अंश, बस 120 अंश। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, इसमें संख्या पूछा है ना। संख्या कैसे निकालेंगे, 90 अंश दिया है तो मतलब 90 गुणित 360 गुणित कुल कितना दिया है 672, तो ये संख्या निकल के जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 चुके 36, 4 से 672, 168 बार कटा तो 168 इसकी साइकिल से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल गई। इसी प्रकार बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों कितने अंश दिया है 120, तो 120/360 गुणित कुल कितना दिया है 672, तो इसको भी काटेंगे पीटेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 224 विद्यार्थी बस से आएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 12 के बाद हम प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न पूछा है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है, तो कितने प्रतिशत, देखिए इसमें प्रतिशत ही दिया है तो 46% भूमि नहरों के द्वारा सिंची जाती है, ये दिया है ना। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है, देखिए 17% ये दिया है टैंक के द्वारा, तो आप लिखेंगे 17% भूमि टैंक के माध्यम से सिंची जाती है। ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, देखिए ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत 25% है। तो इस प्रकार आप इसको हल करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपया है, उसके द्वारा मासिक बचत की को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है, उसके द्वारा मासिक बचत की गई है, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो मासिक बचत कैसे निकालते हैं, केंद्रीय कोण बटे 360 गुणित कुल आय। ठीक है, केंद्रीय कोण दिया है 60 अंश और 360 बटे में है और कुल आय कितनी दी है 15,000। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 15,000 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 6 से 36 कटेगा कितने बार, 6 बार, 6×6 36। ठीक है, और 6 से हम 1500 काटेंगे तो ये 2500 बार कटेगा। ठीक है, तो मासिक बचत जाएगी 2500। अब मासिक आय का प्रतिशत निकालना है तो बचत गुणित 100 बटे कुल आय, ये फार्मूला में हम रख देंगे। बचत हो जाएगी अपनी कितनी है 2500 गुणित 100 हो गया और कुल आय दी 15,000। इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 50/3। ठीक है, 50/3% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 लास्ट प्रश्न है, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दिए गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, जैसे स्कूल में हम कितने घंटे रहते हैं, तो यहाँ लिखना था 6, क्योंकि हमने यहाँ 6/24 लिखे हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। जैसे गतिविधि में व्यतीत समय स्कूल में 6, खेल के लिए 3, घर में पढ़ाई के लिए 4, सोने के लिए 8 और अन्य के लिए 24, 4। ठीक है, जैसे विभिन्न रूप, इसका भिन्न रूप कैसे निकलेगा, 6 घंटे यदि वो स्कूल में बिता रहा है तो 6/24 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 1/4 निकल जाएगा। 360 की भिन्न निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1/4 इंटू 360 कर देंगे तो 360 की भिन्न निकल जाएगी, है ना, केंद्रीय भिन्न। ठीक है, इस प्रकार इसको आपको हल करना है। ठीक है,
इस प्रकार आप इसको हल कर लेंगे और इसको पाई चार्ट में इस प्रकार से दर्शा देंगे। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।